आप देख रहे हैं मंच, मैं हूँ आपके साथ अनुराधा तंवर और मंच पर आज हमारे मेहमान बने हैं वो, जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रहे, लेकिन उसके बाद वो राजनीति में आते हैं और राजनीति में आने के बाद जब दिल्ली में 2013 में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ सरकार बनाती है, तो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं। फिर उसके बाद बाकी चुनाव भी जीतते हैं, लेकिन इस बार जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, वो चुनाव हार जाते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे पिछली बार भी, स्वास्थ्य मंत्री रहे दिल्ली के, लेकिन अब अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं और लगातार उनको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी देखते हैं। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की। बहुत-बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका। थैंक यू। ये जो दिल्ली का मैंडेट आया, आपको लगता नहीं है कि इसके पीछे जो पब्लिक ओपिनियन बना, अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार वाली एक पहचान रखते थे, मनीष सिसोदिया जिस तरीके से शिक्षा की बात करते थे, वो आबकारी घोटाले में उन पर आरोप लगे, जेल जाना पड़ा। ये जो पब्लिक ओपिनियन बना, लोगों के बीच में बार-बार ये बात आई कि भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाला किया है, उसकी वजह से आपको दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा? देखिए, वो तो कई वजह होंगी और हो सकता है इसके अंदर छोटी-मोटी वजह ये भी हों। कई वजह मिल के जो है पड़ता है और मुझे लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2% का ही फ़र्क है और 2% का फ़र्क हो सकता है शायद चुनाव वाले दिन हो, मगर आज की तारीख में मुझे लगता है कि अगर चुनाव हो जाएँ, तो पब्लिक के बीच में बीजेपी का काफ़ी जो है ग्राफ नीचे आया है और लोग 5-6 महीने की सरकार में ही काफ़ी इन लोगों से दुखी हैं। बिल्कुल, अगर हम चुनाव के नतीजे देखें तो वोट परसेंटेज में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन सीट कन्वर्ट अगर हम देख रहे हैं तो उसमें एक बड़ा गैप है। 40 सीट जी, आप जी। गँवा गए इस बार। जी, जी। ठीक कह रही हैं आप। अब पंजाब में आप चुनाव लड़ रहे हैं और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल लगातार हम वहीं पे देखते हैं कि वहाँ एक्टिव हैं। दिल्ली को लेकर क्या प्लान है? दिल्ली के लिए मैंने आपको बताया हम अपोज़िशन में हैं, लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। अगर सरकार कोई चीज़ ऐसी करती है जो पब्लिक के लिए नुकसान वाली चीज़ है, तो हम उस चीज़ को उठाते हैं, लोगों के बीच में उठाते हैं। आप जैसे लोगों के बीच में उठाते हैं, मीडिया के सामने उठाते हैं। दिल्ली की हार के बाद आप लोगों ने बैठ के मंथन तो किया होगा, एनालाइज़ तो किया होगा कि आखिर कहाँ गलती हुई है? क्या ऐसा हुआ कि जनता के बीच में आप जाकर ये कहते थे कि आपको कोई हरा नहीं सकता, वो हार देखिए, हर आपको देखनी पार्टी पड़ी? यही कहती है कि हमको कोई हरा नहीं सकता। कौन कहता है कि हमको ही सब हरा सकते हैं? हर पार्टी ये कहती है कि हमको नहीं हरा सकते और हर पार्टी अपने राजनीतिक समय में हारती है, जीतती है, ये सब चलता है। अच्छा, जब हम नतीजे देख रहे थे तो आपका भी जब ग्रेटर कैलाश की सीट का नतीजा सामने आया, तो हमने हमेशा ये देखा था कि सौरभ भारद्वाज जब चुनाव लड़ते थे तो परिणाम में जो मार्जिन आता था जीत का, वो आपका बढ़ता गया साल दर साल, मतलब जब-जब चुनाव हुए। लेकिन इस बार शिखा रॉय से आप हार गए चुनाव। जी, 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 बिल्कुल इस बार जो है चुनाव के अंदर मैं हार गया। लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी, जब इंटरव्यू किया था, तब आपने मुझे कहा था कि आपको पूरा यकीन है कि पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें आप लेकर आओगे, रिकॉर्ड सीटें जो हैं वो इस बार आपकी आने वाली हैं। जी, हुआ नहीं मगर ऐसा। हमारे अनुमान गलत निकले और इतनी सीटें नहीं आई हमारी। दिल्ली हारने के बाद अरविंद केजरीवाल के साथ आप लोगों की क्या कुछ बातचीत हुई? किस तरीके से बातचीत हुई? क्योंकि उनका एक वीडियो सामने आया, उसमें उन्होंने हार स्वीकार कर ली। लेकिन बिल्कुल, मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिटिशियन को हार और जीत के अंदर उसको स्वीकारना चाहिए। जो मैंडेट है, चाहे जैसे भी वो मैंडेट बीजेपी ने हासिल किया, मैंडेट उन्हें मिला है, उन्हें 5 साल काम करना चाहिए। हमें मौका मिला है अपोज़िशन में, हम अपोज़िशन में बैठ के काम कर रहे हैं। अभी एक मुद्दा जो आप देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, वो चुनाव आयोग को जो घेरा जा रहा है लगातार वोटर लिस्ट को लेकर, और क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान, चुनावों से पहले बल्कि वोट डलने से पहले अरविंद केजरीवाल ने ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने बाकायदा उन लोगों को बिठा दिया था जिनके नाम कटे थे, और अब यही मुद्दा पूरा विपक्ष उठा रहा है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चुनाव चोरी की साजिश चल रही है। आपको लगता है कि चुनाव आयोग पर इतना बड़ा आरोप जो राहुल गांधी लगा रहे हैं उसमें कोई दम है?
देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को अब कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर कोई आरोप लगाए। वो टीएन सेशन का ज़माना था जब चुनाव आयोग की एक साख होती थी। उस पे बैठे हुए व्यक्ति की एक साख होती थी कि जिस साख को बचाने के लिए वो कुछ अपने क्रियाकलापों के अंदर फ़र्क डालता था। आजकल तो चुनाव आयोग जो है सीधा-सीधा सरकार के हाथ में है। सरकार जिसको चाहती है उसको चुनाव आयुक्त बनाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बनाया था, सरकार ने उस कानून को पलट दिया। सरकार ने आज इस तरीके से मैकेनिज़्म बनाया कि जो येस मैन है सरकार के, उनको चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। जैसे ज्ञानेश कुमार जी हैं, वो एक रिटायर्ड अफ़सर थे। ज़ाहिर-सी बात है बीजेपी के येस मैन थे, बीजेपी ने उनको जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया है। अब क्योंकि उन्होंने उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया है, तो वो वही कहेंगे, जो करेंगे, जो उनको सरकार चाहेगी करना। तो आज की तारीख में चुनाव आयोग से, चुनाव आयुक्त से लोगों को कोई ख़ास जो है उम्मीद रही नहीं है। मगर हाँ, क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस है और सामने बेईमानियाँ हो रही हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास और कोई चॉइस नहीं है इन बेईमानियों के ऊपर उँगली उठाने के अलावा। ये ऐसा है कि जैसे 2 पहलवान लड़ रहे हैं। अब एक पहलवान को तो लड़ना ही है, तो रेफरी ने कहा कि अब इस पहलवान के हाथ बांध दिए जाएँ, तो उसने हाथ बांधवा लिए। उसने बोला अभी भी मुझे तो लड़ना ही है। अब उसने बोला कि इसका एक हाथ काट दिया जाए, तो भी उसको लड़ना है। फिर वो बोलेंगे कि इसका एक पैर भी काट दिया जाए, तो भी उसको लड़ना है। फिर वो कहेंगे जो दूसरा पहलवान है, जो बीजेपी का पहलवान है, उसको एक बंदूक दे दी जाए, तो भी निहत्थे पहलवान को उससे लड़ना है, क्योंकि अब अपोजिशन पार्टीज़ के पास कोई चारा नहीं बचा है। उनको तो इस चुनाव को लड़ना ही है, जैसे तैसे लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि रो पीट के जैसे तैसे अपोजिशन पार्टी चुनाव तो लड़ेंगी, और चुनाव जब लड़ लेंगी तो चुनाव का जो फैसला होगा वो स्वीकारना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उस चुनाव के अंदर लड़े हैं, आपने उसके अंदर पार्टिसिपेशन किया है। तो आज की तारीख में अपोजिशन पार्टी जितनी भी हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं बची है, बजाय इसके कि इस सिस्टम को कोसते भी रहें, मगर क्योंकि आप इस सिस्टम के बाहर जा नहीं सकते हैं, आपको इस सिस्टम में ही लड़ना है, तो उस सिस्टम में लड़ रहे हैं। और ये मुझे लगता है धीरे धीरे सबके साथ ही एक एक करके होगा, और लोगों के पास कोई चॉइस नहीं बचेगी। वो इस चीज़ को देखेंगे, होते हुआ देखेंगे बस, और शांति से बैठेंगे। लेकिन फिर सवाल घूम कर ये आता है आपकी तरफ, विपक्ष की तरफ, कि जहाँ आप जीत जाते हैं, वहाँ सिस्टम भी ठीक है, चुनाव आयोग भी ठीक है, मशीन भी ठीक है, वोटर लिस्ट भी ठीक है, लेकिन जहाँ हार जाते हैं वहाँ सब में गड़बड़ी। ये जो आपने बोली है ना, ये कुतर्क है। ये कुतर्क इसलिए है, हमारे एक 419 बस होती थी, वो कानपुर से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन चलती थी। उसमें बोला जाता था इसमें जेब कतरे बहुत होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी की जेब कटती थी। तो अगर किसी की जेब नहीं कटी, तो ये जो कुतर्क है, उस कुतर्क में तो कहा गया साहब आपकी जेब तो नहीं कटी उस दिन, आप तो बोल रहे हो 419 में जेब कट जाती है। अरे भाई, किसी किसी की तो जेब कटेगी, हर एक की कोई ना जेब कट जाएगी। फिर तो डाका हो जाएगा ना, फिर तो वो गब्बर सिंह बन जाएगा, बंदूक लेके आएगा और बोलेगा कि सारा का सारा पैसा यहाँ रखो, फिर 419 चलनी बंद हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये चोरी है, हेरा फेरी है, और इसके अंदर ये कुतर्क है कि क्योंकि अब जैसे मीडिया है, मीडिया के अंदर बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो कभी कभी अपोजिशन के प्रो चल जाती हैं, तो लोग तारीफ कर देते हैं कि हाँ इस जर्नलिस्ट ने अच्छा काम किया, इसने कर दिया, मगर ज़्यादातर स्टोरीज प्रो गवर्नमेंट चलती हैं। अब अगर एक कुतर्क कहा जाए कि साहब देखिए उस दिन तो आप कह रहे थे कि मीडिया ठीक काम कर रहा है, तो करना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया की मजबूरी है। अगर आप पूरा ही प्रो गवर्नमेंट दिखेंगे, सुबह से लेकर शाम तक आप प्रो गवर्नमेंट दिखेंगे, तो लोग देखना बंद कर देंगे। तो इसीलिए हर इंस्टीट्यूशन को किसी तरीके से अपनी लोक लाज बचाने के लिए कुछ काम ऐसे करने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो इस बेनिफिट ऑफ डाउट को हमेशा पाता रहे कि नहीं नहीं नहीं, ये भी ठीक है, इनका भी चलना चाहिए। तो इसी तरीके से चुनाव आयोग भी कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए जो है मौका देगा अपोजिशन पार्टियों को कि ये भी कहीं जीतें, ये भी कहीं आएँ। तो इस तरह से चल रहा है। खैर, मीडिया पर तो सवाल उठते ही रहते हैं, और अपनी अपनी समझ के हिसाब से मीडिया को सर्टिफिकेट मिलते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो पूरा एसआईआर को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है, जिस तरीके से बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट तैयार हो रही है, ये आज विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, और इस विपक्ष के इस मुद्दे में हमें विपक्षी एकता नजर आ रही है, लेकिन इस विपक्षी एकता में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई नहीं दे रही है।
नहीं, एसआईआर का मुद्दा हम उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। संजय सिंह आप जी इंडिविजुअली लगातार उठा रहे हैं? हाँ, उठा रहे हैं। जी। सौरभ जी, दिल्ली की सत्ता से झटका लगा, वो हम सबने स्वीकार कर लिया, आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन आपने नगर निगम की सत्ता भी अपने हाथ से खुद ही जाने दी। आपने मेयर इलेक्शन नहीं लड़ा इस बार और खुद ही ये कह दिया कि इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को एक बार तो ज़रूर ऐसा समय मिलना चाहिए जिसके अंदर उनको पता हो कि हमारी परेशानी का कारण और हमारी परेशानी का सॉल्यूशन किसके पास है। वरना दिल्ली के अंदर क्या है कि ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज़ की वजह से बहुत फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, कि आप किसी को कह ही नहीं सकते कि ये पानी भरा तो किसके लिए भरा। मगर इस बार जब दिल्ली की बरसात आई, मानसून हुआ, पानी भरा, तो दिल्ली के लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सारे के सारे इंजन हैं, चाहे वो एनडीएमसी हो, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो एमसीडी हो। किसी भी सड़क पे और किसी भी नाले में अगर पानी भर रहा है, चाहे सीवर का भर रहा है, चाहे नाले का भर रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के अधीन ही कोई प्रशासन जो है जिम्मेदार होगा। और मुझे लगता है दिल्ली के लोगों को भी इससे जो है काफ़ी क्लैरिटी मिली है। वरना कई बार लोगों को ही लगता है कि नहीं हो सकता, ये इनकी गलती ना हो, ये इनकी गलती हो, ये इनकी गलती ना हो, ये इनकी गलती हो। तो दिल्ली के लोगों के लिए भी ये बहुत मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जब सब कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगा, तब भी जो है कनॉट प्लेस के अंदर पानी भरेगा, तब भी जो है पटपड़गंज के अंदर नाव चलेगी। ऐसा नहीं है कि इनके पास जो है कोई बहुत अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स हैं ऐसे, जिससे दिल्ली की प्रॉब्लम्स को जो है तुरंत जो है इसका सलूशन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रैटेजिकली भी आम आदमी पार्टी ने सोचा कि एक बार इनको जो है हर जगह पे मौका देना चाहिए। मेयर चुनाव होना था उस वक्त आम आदमी पार्टी के कई पार्षदों ने अपनी एक अलग ही पार्टी बना ली, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, जिसका अंदेशा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पहले से था कि पार्षद पाला बदल सकते हैं, इसीलिए आपने चुनाव नहीं लड़ा मेयर चुनाव। लेकिन अब दिल्ली नगर निगम में 12 सीटें खाली हैं, उन पर उपचुनाव होना है, क्या आम आदमी पार्टी उस पर चुनाव लड़ेगी अब? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल उसके अंदर चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी जो है उसके अंदर चुनाव कराए, मगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना नहीं चाह रही है। मैं देख रहा हूँ कि कई महीने बीत चुके हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी उसको इलेक्शन को नोटिफाई नहीं कर रही है। शायद इसके कारण ये है कि इनकी सरकार बनने के बाद दिल्ली के लोगों में इनको लेके जो थोड़ा बहुत उत्साह था वो ख़त्म हो गया है। काफ़ी जो है इनकी सरकार के लिए लोगों के मन में नकारात्मकता है। जिस तरीके से इन्होंने आते ही सभी प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस बढ़ गई, उसको लेके मिडिल क्लास के अंदर एक बड़ा सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि इनके आते ही प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसें 80% तक बढ़ गई। इनके आने के बाद दिल्ली के अंदर हज़ारों झुग्गी झोंपड़ियों के ऊपर बुलडोज़र चलाए गए, मंदिरों तक के ऊपर बुलडोज़र चलाए गए। तो लोगों के मन में ये है कि भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। लाइट नहीं जाया करती थी दिल्ली के अंदर, बिजली कम जाया करती थी। अब ये हालत हो गई है कि दिल्ली के अस्पतालों में 3-3 घंटे तक लाइट जा रही है और वेंटिलेटर पे जो मरीज़ हैं उनकी हालात ख़राब हो रहे हैं। मतलब ये अखबारों के अंदर छपी हुई खबरें हैं। और ल्यूटेन जोन के अंदर जहाँ एमपीज़ और बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइट जाती है। दिल्ली के अंदर इन्वर्टर बिकने बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी इन्वर्टर की। दोबारा से इन्वर्टर का बिज़नेस जो है दिल्ली के अंदर दोबारा से जो है शुरू हो गया। तो इन सब चीज़ों को देख के मुझे लगता है कि एक तो लोगों के मन में नकारात्मकता है इनके लिए, और भाजपा को भी ये अब डर है कि अब अगर चुनाव होते हैं तो उनकी वो जो परफॉर्मेंस है वो दिखानी मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि 12 में से 9 सीटें तो इनकी हैं, इनके पार्षद थे, और वो भी वो सीटें थी जो डिलिमिटेशन के अंदर कार्व आउट करके स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाई गई थी। वो सीटें कि इन सीटों पे तो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन जीतेगा ही जीतेगा, तो उसके अंदर वो सीटें हैं। तो इनके लिए
उन सीटों को रिटेन करना एक टफ जो है प्रपोजिशन हो सकती है, इसलिए चुनावों को भी डिले कर रहे हैं। जी। आज विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है दिल्ली का और सरकार एजुकेशन बिल ला रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी उसका विरोध कर रही है। क्या आपकी माँगें हैं अब? देखिए, दिल्ली के अंदर फीस को नियंत्रण करने की मांग हमेशा से रही और दिल्ली का मिडिल क्लास इस बात को लेके परेशान है कि आपके बच्चे का एक बार एडमिशन हो जाता है तो फीस जो है मनमानी बढ़ती जाती है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको बस देनी है वो फीस। और जैसे ही सरकार बनी इनकी 1 अप्रैल से सब स्कूलों में लगभग फीस बढ़ी, तो सरकार ने ये कहा कि हम एक नया कानून लाएंगे जिससे हम फीस पे नियंत्रण करेंगे। अब जो नया कानून है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि उस कानून से जो फीस अभी 1 अप्रैल में बढ़ी है वो कैसे रोल बैक होंगी, ये उस कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ। इनफैक्ट वो कानून उन बढ़ी हुई फीसों को रिकॉग्नाइज करके लेजिटिमाइज कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अब तक अगर किसी की स्कूल की फीस बढ़ जाती थी और उसको उससे समस्या थी तो वो उसकी कंप्लेंट कर सकता था, अकेला आदमी भी कंप्लेंट कर सकता था, अकेला आदमी कोर्ट भी जा सकता था। अब आप कोर्ट नहीं जा सकते। आपको अगर कंप्लेंट करनी है तो आपको इनकी ही कमेटी को कंप्लेंट करनी है और उस कंप्लेंट को करने के लिए आपको 15% अभिभावकों के सिग्नेचर चाहिए। अब आपकी बेटी अगर स्कूल जाती है तो आप कितने पेरेंट्स को जानते हैं? 2 को, 3 को, जिन्होंने आपकी बेटी को बर्थडे पार्टी में बुलाया या जिन्होंने आपने उनको बुलाया, 4-5 लोगों को जानते हैं। एक माता के तौर पे या एक पिता के तौर पे अगर आप उस बढ़ी हुई फीस से परेशान हैं, आपके बच्चे के स्कूल में 3000 बच्चे पढ़ते हैं, जब औसतन 3000 बच्चे होते हैं स्कूल में, तो आपको 450 पेरेंट्स के पास जाके दस्तखत कराने। अब आप ये बताइए, 450 पेरेंट्स के घर जाना ही, उनकी घंटी बजाने में ही आपको कई महीने लग जाएंगे और ये काम कौन करेगा? कोई आदमी अपनी नौकरी पेशा छोड़ के पहले वो 450 पेरेंट्स के एड्रेस ढूंढेगा, बल्कि 450 को 1000 के घर खटखटाओगे तो 450 तैयार होंगे साइन करने के लिए और फिर जाके आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी। तो बेसिकली तो आप एक ऐसा कानून बना रहे हो जिसमें पेरेंट्स के हाथ पैर ही बांध दोगे आप। वो पेरेंट्स उस बढ़ी हुई फीस के खिलाफ शिकायत तक नहीं कर पाएगा। दूसरा, आपने जैसे ही सरकार बनाई, आपने आम आदमी पार्टी की सरकार को कोसा कि साहब ये तो सिर्फ साल में 90 स्कूलों की ऑडिट कराते थे, हम सबकी कराएंगे। इन्होंने कहा हमने सबकी करा ली, अभी तक तो ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। हम तो रोज पूछते हैं कि भाई कहाँ गई वो ऑडिट रिपोर्ट जो आपने कहा? आशीष सूद साहब ने खुद कहा कि हम ऑडिट करा के सार्वजनिक करेंगे। 5 महीने हो गए, अभी तक तो सार्वजनिक नहीं की। और आपने जो नया कानून बनाया है उसमें आपने ऑडिट का कोई क्लॉज ही नहीं रखा है, तो बिना ऑडिट के कैसे तय होगी फीस? तीसरी बात, आपने कमेटी बना दी स्कूल लेवल पे, हर स्कूल के लेवल पे एक कमेटी बना दी जो तय करेगी कि ये स्कूल की फीस होगी। उसमें 5 आपने पेरेंट्स डाल दिए, 5 आपने स्कूल के लोग डाल दिए, 3 टीचर, 1 मैनेजमेंट, 1 प्रिंसिपल। जो पेरेंट्स हैं उनका चुनाव लॉटरी से होगा और लॉटरी स्कूल निकालेगा। तो जाहिर सी बात है स्कूल अपने यस मैन को या इस तरीके के नॉन इंटरेस्टेड पेरेंट्स को उस कमेटी में रख देगा, जो आए या ना भी आए, और वो पेरेंट्स होंगे और इधर ये 5 स्कूल के लोग होंगे। जाहिर सी बात है स्कूल के लोग जो टीचर हैं, मैनेजमेंट है, वो अपनी मनमर्जी की फीस उसमें तय कर देंगे। वो पेरेंट्स क्या कर लेंगे उसके अंदर? और उस कमेटी के अंदर कोई ऑडिटर नहीं है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। जो अकाउंट स्कूल वाले उनके सामने रख के कहेंगे साहब हमें इतनी बढ़ानी है, वो क्या कर लेंगे? पेरेंट्स, बढ़ जाएगी फीस। और वो फीस बढ़ जाएगी और बढ़ने के खिलाफ अगर आपको कंप्लेंट भी करनी है तो आप 450 पेरेंट ढूंढते रहो। तो कुल मिला के बड़े बड़े स्कूल मालिकों के लिए ये कानून बनाया गया है और ये एक ऐसा कानून है जिसमें आपने कहा कि आपने बनाया तो पेरेंट्स के लिए, मगर पेरेंट्स से आपने कंसल्टेशन ही नहीं किया। आपने एक पेरेंट को बुला के नहीं पूछा कि भाई कानून में क्या होना चाहिए, आपने खुद अपने हिसाब से कानून बना लिया। पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप हमें कानून दिखाओ, आपने अब तक कानून तक नहीं दिखाया था। वो तो अब विधानसभा में आज लाया जाएगा तो पेरेंट्स को पता चल रहा है कि क्या कानून आप बना रहे हैं। तो इस तरीके से अगर चोरी छिपे आप कानून बना रहे हैं और जिसके लिए बना रहे हैं उसी से छिपा रहे हैं,
उसी से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, तो इससे मंशा पता चलती है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और बड़े बड़े स्कूल मालिकों के हाथ में आप जो है पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। तो क्या इस बिल के खिलाफ आप कोर्ट जाएंगे? अब मैडम कोर्ट में जाना भी तो कोई आसान नहीं है, बड़े बड़े वकील रखे जाते प्रेस हैं। कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ये कहती हुई नजर आई है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो हम कोर्ट तक भी जाएंगे। मरता क्या ना करता। अब अपोजिशन भी तो एसआईआर के खिलाफ कोर्ट चली गई, मगर कोर्टों से क्या अब कानूनों के लेकिन मतलब दिल्ली चीज़ों की के फैसले राजनीति हो में तो रहे हैं। ये देखा गया है, जब आपकी सरकार का कार्यकाल था उस वक्त हर काम के लिए लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती थी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल गए, बिल्कुल हम लोग गए, मगर क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? 5 साल हमने मुकदमा लड़ा और 2023 की मई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि हाँ, जो अरविंद केजरीवाल कहते थे वो सही कहते थे। चुनी हुई सरकार के पास ये सारे के सारे अधिकार होने चाहिए। 10 दिन में केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस ले आई, वो पलट दिया। समस्या क्या है कि अब इन चाबियों से ताले नहीं खुलते हैं। अब क्या है, ये सब चीज़ें हैं, आप जा सकते हैं। अब क्या होता है, आप कोई भी चीज़ आप गलत बताएं भारतीय जनता आप कोर्ट चले जाओ। क्या कोर्ट के अंदर भी तो आपको वकील रखने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, चक्कर लगाने पड़ते हैं, और कब तक आप जो है कोर्ट जा के जो है अपने हकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे? मेरा मानना ये है कि अब सबसे बड़ी लड़ाई लोगों के बीच में ही लड़ी जाएगी। ये जो कोर्ट कचहरी जो है अपोजिशन पार्टियों ने बहुत कर ली और कर करके थक गई, और जब किसी समाज के अंदर इंस्टीट्यूशंस को लेके लोगों का विश्वास कम होने लगता है, और उन इंस्टीट्यूशंस में सब हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन भी है, उसमें इनकम टैक्स भी है, उसके अंदर इनकम टैक्स भी है, उसके अंदर सीबीआई भी है, ईडी भी है, एसडीएम डीएम के ऑफिस भी हैं, कोर्ट भी हैं, तो फिर वो समाज जो है होपलेस हो जाता है। और होपलेस समाज जो है एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए जो है वो ठीक नहीं है। मगर ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रही है कि आप धीरे धीरे जो इंस्टीट्यूशंस को ढहाते जा रहे हैं, उससे आप देश के लिए जो है बड़ी समस्याएं जो है खड़ी करने वाले हैं। रेखा गुप्ता सरकार को दिल्ली में 5 महीने का वक्त बीत चुका है, उनके कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो कुछ बीजेपी वालों से ही बात कर रहा था, और वो कह रहे थे कि भाई साहब होगा तो नहीं, मगर अगर आज चुनाव हो जाए तो आज केजरीवाल दोबारा आ जाएंगे। और ये जनरल टॉक है लोगों के बीच में। लोगों के बीच में इस बात की चर्चा है, इस बात को लेके दुख है, इस बात को लेके एक फ्रस्ट्रेशन है कि अब इन लोगों को 4.5 साल और झेलना है। लोग ये बात कहते हैं कि साहब आज चुनाव हो जाए तो केजरीवाल दोबारा जीत जाए, मगर अभी तो इन्हें भोगना है। और ये बात रेखा गुप्ता भी जानती हैं, ये बात इनका कैबिनेट का हर सदस्य जानता है कि इनको जैसा सोचा जा रहा था कि ये अगर चुन के आ गए तो ये पता नहीं क्या कर देंगे, इन्होंने कुछ नया तो नहीं किया, मगर जो चीज़ें चल रही थी वो भी इन्होंने जो है धीरे धीरे जो है डिसइंटीग्रेट करनी शुरू कर दी हैं। और लोगों को वो दिख रहा है, लोगों को वो अस्पतालों में दिख रहा है, लोगों को वो स्कूलों में दिख रहा है, लोगों को वो झुग्गियों में दिख रहा है, लोगों को वो डीटीसी की बस में दिख रहा है, लोगों को मोहल्ला क्लिनिक में दिख रहा है, लोगों को वो सड़कों पे दिख रहा है, लोगों को मानसून में दिख रहा है, लोगों को वो कूड़े के खत्ते पे दिख रहा है, लोगों को वो हर जगह दिख रहा है। आपकी सरकार के कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जिन्हें अब रेखा सरकार आने के बाद या तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया या फिर उन्हें नए सिरे से नया रंग रूप देकर शुरू किया गया। हम बात कर रहे हैं मोहल्ला बसों की, जिन्हें अब देवी बस कहा जाता है, महिलाओं के फ्री सफ़र की, जहां पिंक टिकट को पिंक पास नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा, और मोहल्ला क्लिनिक जो अब आरोग्य मंदिर बन गए। देखिए, तब होता है जब एक सरकार को अपने ऊपर यकीन होता है कि हम दिल्ली को कुछ नया नहीं दे सकते। जब आपके पास विजन नहीं होती, जब आपके पास आइडियाज़ नहीं होते, जब आपके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, तो आप इसी तरीके के शॉर्टकट ढूंढते हो, क्योंकि आपको पता है आपके पास कोई विजन है ही नहीं। रेखा गुप्ता जी को पता ही नहीं था कि वो काउंसलर के अलावा भी कुछ बनेंगी। उनको तो अचानक जो है पर्ची निकली, उस पर रेखा गुप्ता जी का नाम था, वो मुख्यमंत्री बन गई। दूसरी पर्ची निकली, दूसरे का नाम था, वो मंत्री बन गए। तो ये सब विजनलेस लोगों को ये कुर्सियां मिल गई। अब इनके पास क्या शॉर्टकट हो सकता है?
ये शॉर्टकट हो सकता है। अच्छा, केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, अच्छा ये तो बड़ा गड़बड़ है, इनके ऊपर क्या है, दूसरे रंग का पेंट कर दो और उसी मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर बोर्ड लगा दो आरोग्य मंदिर। मतलब आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप हो सकता है कि टीवी के अंदर 2-3 दिन हेडलाइन चला लें, आप अंग्रेजी अखबारों के अंदर लिख दें कि रेखा गुप्ता स्टार्ट्स 33 न्यू आरोग्य मंदिर, मगर जो उस मोहल्ले के अंदर लोग रह रहे हैं, जो उस कॉलोनी के अंदर लोग रह रहे हैं, वो कोई ना टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन देख के बेवकूफ़ बन जाएंगे। वो तो जानते हैं कि ये मेरे पड़ोस में मोहल्ला क्लिनिक था, ये तो डिस्पेंसरी थी, केजरीवाल ने बनाई थी, आज इसके ऊपर दूसरा पेंट करके इसको आरोग्य मंदिर लिख दिया, तो वो उसके लिए लड्डू कोई ना बांटेगा। हाँ, वो अखबार के अंदर जरूर आप 3 दिन तक छाप सकते हैं, बड़ा बड़ा आधे पेज का। मेरे यहाँ जहाँ मैं चिराग दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ पे हमने एयर कंडीशनर डिस्पेंसरी बनवाई। 2017 में सत्येंद्र जैन साहब को बुला के हमने उसका इनॉग्रेशन कराया, मेरा पत्थर उस पर अभी भी लगा हुआ है। उसी पत्थर के चारों तरफ जो लाल रंग की दीवार थी उसको पीले रंग की कर दी और उसके ऊपर लिख दिया आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो आपको क्या लग रहा है, लोग क्या वहां कूदने लगेंगे कि भाई हमारे यहाँ आरोग्य मंदिर बन गया? लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा। जो सब्जी वाला उस डिस्पेंसरी के बाहर जो है बैंगन और आलू बेच रहा है, उसको तक फर्क नहीं पड़ा कि यहाँ कुछ बन गया, क्योंकि आपने कुछ बनाया ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं। आप ये हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं, मगर उससे पब्लिक को क्या फर्क पड़ रहा? नहीं, पब्लिक को पता है वो 3000 बसें आके खड़ी हुई थी आईपी जो है बस डिपो पे, हरे रंग की थी। आपने उनका रंग बदल के जो है ऑरेंज कर दिया और उनको नाम देवी बस दे दिया, तो क्या वो आपकी बस हो गई? वो तो सबको पता है कि वो बस आई हुई थी। अफसरों ने उसके अंदर जो है कुछ जो है पेचीदगियाँ लगा रखी थी, जिसकी वजह से उनको सड़क पर नहीं उतारा जा रहा था। कहा गया था कि कोई मेक इन इंडिया का कंपोनेंट नहीं है इनके अंदर, इसलिए ये सड़क पे नहीं उतर सकती। अब वो आईपी डिपो पे ही खड़ी हैं 6 महीने से, क्या उनके कंपोनेंट बदल दिए? मेक इन इंडिया के कंपोनेंट लग गए, वही बस है। अब उन अफसरों ने उसको उतार दिया। तो ये सारी की सारी चीजें, किसी का एक्सीडेंट हो जाता था आदमी का, तो उसका मुफ्त इलाज होता था अस्पताल में, फरिश्ते योजना थी। इसमें तो कोई ऐसी चीज थी नहीं जिसको आप बंद करें, आपने उस योजना को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? भाई अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी इसलिए आपने बंद कर दी। पहले अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाके देखते थे कि आपका एमआरआई या सीटी स्कैन नहीं हो रहा, मशीन खराब है या लंबी वेटिंग है, तो आपको प्राइवेट लैब में रेफर कर दिया जाता था। आपका मुफ्त में पेट स्कैन हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, मुफ्त में होता था और हजारों लोगों का होता था। आपने वो आते ही स्कीम बंद कर दी। दवाइयां आप देखिए, सरकारी अस्पतालों में जाके देखिए, दवाइयां नहीं है आज सरकारी अस्पतालों में। तो लोग जो रोज जा रहे हैं वो देख रहे हैं कि भाई ये जो सहूलियतें चल रही थी वो सहूलियतें भी बंद कर दी। अब क्या है, अब मैं अब तक नहीं समझ पाया, मैं कई पत्रकारों से पूछ लिया कि भाई कोई महिला बस में चढ़ी, कंडक्टर ने उसको गुलाबी रंग का टिकट फाड़ के दे दिया, उसने उससे पैसे लिए नहीं, उसने उसको दिए नहीं। अब एक मुफ्त का गुलाबी रंग का टिकट जो कंडक्टर ने फाड़ के एक महिला को दे दिया, उसमें भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? उसमें तो भ्रष्टाचार संभव ही नहीं है। मगर आपको उससे समस्या थी, आपने कहा नहीं नहीं, ये जो है इसको देख के केजरीवाल की याद आएगी, हमने पिंक टिकट हटा दिया, अब हम पिंक पास देंगे और पिंक पास के अंदर हम ये तय करेंगे पात्रता की, कोई महिला वो दिल्ली की है या नहीं है, तो उसके हिसाब से उसके कागज देख के उसको हम देंगे। अब आप एक बताइए, वो जो गरीब महिलाएं पूर्वांचल से, यूपी से, बिहार से, बंगाल से दिल्ली में रह रही हैं, उनके पास नहीं है दिल्ली के आईडी कार्ड्स, अभी भी नहीं बनवाए, उनके पास अभी भी बिहार और यूपी के आईडी कार्ड्स हैं, आप उनको वंचित कर दोगे। कोई महिला अगर नोएडा से चलती थी कि एम्स में उसको इलाज कराना है, तो और वो महिला अगर मुफ्त में नोएडा या गाजियाबाद से एम्स तक आ जाती है, तो आपके पेट में दर्द क्या हो रहा है? अब वो नहीं आ पाएगी। और कितनी गरीब महिलाएं ऑनलाइन जो है आपका वो जो है पिंक कलर का पास बनवाएंगी। हाँ, इसमें जरूर भ्रष्टाचार हो सकता है कि एक पूरी जिंदगी के लिए किसी को पास बनाया जाएगा अगर पिंक कलर का, तो उसमें जरूर पैसे लिए दिए जा सकते हैं कि भाई पात्रता है इसमें, तो तेरे को दूं या ना दूं, तो तेरे को दूं तो तू मुझे कुछ पैसे दे, इसमें हो सकता है भ्रष्टाचार। आपने आते ही 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, आपने बोला कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक थे ये विधायकों के प्रेमिसेस के अंदर चल रहे थे। कौन सा था भाई, हमें तो अभी तक नहीं पता चला।
और ऐसा कौन सा किराया दिया जा रहा था? 11-11 हज़ार रुपये किराया है उन मोहल्ला क्लिनिकों का, जबकि वहाँ पे मार्केट के अंदर किराया 20-20 हज़ार रुपये है। लोगों ने अपने दिल से, त्याग की भावना से, सामाजिक सेवा की भावना से अपने पूरे पूरे फ्लैट दे रखे थे किराए पे सरकार को कि इसमें मोहल्ला क्लिनिक चलाइए। क्यों? क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर सरकार के पास ज़मीन नहीं है। वहाँ अनऑथराइज कॉलोनियों में ना जल बोर्ड की ज़मीन है, ना पार्क की ज़मीन है, वो तो कच्ची कॉलोनियाँ हैं। और वहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ मोहल्ला क्लिनिक बने, क्योंकि वहाँ गरीब लोग रहते हैं। तो वहाँ पे किराए की जगहों पे मोहल्ला क्लिनिक शुरू कराए गए। आपने आते ही वो सारे के सारे बंद करा दी। क्यों? क्योंकि आप चाहते नहीं थे। आपने बोला कि आप खुलवाएंगे, आप खुलवा ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ सरकारी ज़मीन है ही नहीं। आप कहाँ से ढूंढ लोगे? बना दोगे कहीं पे क्या? जो कच्ची कॉलोनी है उसमें सरकारी ज़मीन है ही नहीं, वहाँ ट्रांसफार्मर के लिए ज़मीन नहीं है, 10 बाय 10 फुट ज़मीन नहीं है वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगने के लिए। आप वहाँ पे कह रहे हो कि हम जो है अपनी ज़मीन पे बनाएंगे। तो सिर्फ आपने चलती हुई सुविधाओं को बंद किया। और जो डायबिटीज़ का या हार्ट का मरीज़ पिछले 5 साल से हर 15 दिन में जाके उस मोहल्ला क्लिनिक से दवाई ले लेता था, आज वो बद्दुआ दे रहा है इनको कि यार ये अच्छी सरकार आई, इन्होंने आते ही हमारी दवाई भी बंद कर दी, हमारे टेस्ट भी बंद कर दिए, हर चीज़ में कह रहे हैं जी यह भ्रष्टाचार हो रहा था। तो इस सब चीज़ों से नेगेटिविटी फैल रही है। गरीब लोग हैं, रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, हमारी सरकार बनने से पहले से रह रहे हैं। कानून है कि 2015 से जब हमारी सरकार बनी उससे पहले से जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं उनको प्रोटेक्शन दी गई। हमने अपनी सरकार के समय में नहीं बसाए, हमने एक्ट में डलवाया कि 2015 से पहले से जो लोग रह रहे हैं और वो झुग्गियाँ जो 2006 से पहले की हैं उनको प्रोटेक्शन दिया गया कि भाई कल को आप इन्हें हटाओगे तो तभी हटा सकते हो जब आप इन्हें पहले वैकल्पिक रहने की व्यवस्था करोगे। ये कानून है देश का। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मानता है इस कानून को। आपने आते ही बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए गरीबों को। अब आप सोचिए, कोई आदमी 20 साल से, 50 साल से, 60 साल से अपने साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा है। उसके छोटे छोटे बच्चे जो है पड़ोस में किसी स्कूल में जाते हैं, वो पड़ोस में किसी के घर पे बर्तन मांजती है, उसका पति कहीं पे ड्राइवरी करता है, छोटी सी झुग्गी में रहता है। आपने उसके घर पे बुलडोजर चला दिया। अब वो कहाँ जाएगा? कहाँ लेके जाएगा बच्चों को, बीवी को? आपने तो मतलब उसका पूरा का पूरा खानदान नष्ट कर दिया। अब उसके बच्चे ना कभी स्कूल जाएंगे, ना वो बेचारे कभी अच्छे नागरिक बनेंगे। उसको आपने बेघर भी कर दिया और आपने उसको अनएम्प्लॉयड भी कर दिया। आपने उसको वैकल्पिक रहने की जगह भी नहीं दी। ऐसे कोई ना सरकारें चलती। जो सरकारों ने कानून बनाए हैं पार्लियामेंट में पास करके, असेंबली में पास करके, इसलिए बनाए हैं कि एक बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ के अंदर। आप उस बैलेंस को मानते ही नहीं है। फिर अब जंतर मंतर के में आपके खिलाफ प्रदर्शन हो गया तो आप डर गए, आप डर भी तुरंत गए। अब रेखा गुप्ता जी जो है अखबारों में जो है न्यूज़ छपवा रही हैं बड़ी बड़ी कि नहीं, किसी झुग्गी को नहीं उजाड़ा जाएगा। ये आपको पहले भी सोचना चाहिए था। तो इस तरीके से सरकार जो है नहीं चलती है। ये लोग सरकार को एक इवेंट की तरह मैनेज कर रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट से सरकार नहीं चलती है। अगर आपको दिल्ली को साफ करना है तो आपने मई में अभियान चलाया, एक सफाई का अभियान, वो फेल हो गया। दिल्ली में जगह जगह कूड़ा भरा पड़ा है। 3 दिन पहले आपने दोबारा स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया। अब आपने उस स्वच्छता अभियान में क्या किया? मुख्यमंत्री ने 10 मिनट झाड़ू लगा दी। मुख्यमंत्री ने महिला बाल कल्याण दफ्तर में जाके जो है कुछ फाइलें और जो कुछ कूड़ा जो है वो साफ कर दिया। क्या मुख्यमंत्री रोज झाड़ू लगा सकती हैं? क्या मंत्री रोज झाड़ू लगा सकते हैं? झाड़ू तो उसी को लगानी है ना, झाड़ू लगाने का जिसका काम है। आपको सफाई कर्मचारी भर्ती करने पड़ेंगे। जहां पे भर्ती नहीं होंगी वहां पे आपको सफाई करने की मशीनें लगानी पड़ेंगी। उसका आपको पूरा का पूरा रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, भर्तियां करनी पड़ेंगी। वो आप करना नहीं चाहते। 10 मिनट की झाड़ू लगा के आप कहते हैं कि जी साफ हो जाएगी दिल्ली। ऐसे साफ होती है क्या दिल्ली? कल मुख्यमंत्री ग्रेटर कैलाश के अंदर आई हुई थी एक प्राइवेट अस्पताल का इनॉग्रेशन करने, और जहां पे वो आई हुई थी उससे 100 मीटर दूर GK1 का सबसे प्रतिष्ठित गुरुद्वारा है, मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, दुर्गा बाड़ी है। वहां ढेरों कूड़ा भरा पड़ा था, कूड़ा ही कूड़ा था। आप स्वच्छता अभियान चला रही हैं, आप गाड़ी में जा रही हैं, आपने गाड़ी रुकवा दी, आप कैमरामैन लेके घूम रही हैं, गाड़ी उतार के आप जो है एक पोस्टर खुरच रही हैं वकीलों का खंबे से, कह रही ओहो दिल्ली बहुत गंदी है, इसको साफ करना पड़ेगा। क्या मुख्यमंत्री पोस्टर खुरच के दिल्ली साफ कर सकती हैं?
कल ये मुख्यमंत्री ग्रेटर कैलाश के अंदर आई, पूरी ग्रेटर कैलाश के अंदर कम से कम 5,000 पोस्टर और होर्डिंग लगे हुए थे। मैंने वीडियो डाला कल कि भाई आप ही के स्वागत में 15 बाय 10 फुट के पूरी ग्रेटर कैलाश के अंदर होर्डिंग लगा रखे हैं बीजेपी वालों ने। आप रुकी गाड़ी से, आप उतर के एक होर्डिंग को फाड़ के फेंकती, आप कहती है गलत है, आप एमसीडी को फोन करके कहती कि ये सारे होर्डिंग हटाओ, पूरा का पूरा ग्रेटर कैलाश गंदा कर दिया। आपने नहीं किया। आप सिर्फ इवेंट मैनेज करके ये नहीं कर सकते। आपने रोड पे कैमरा लेके चलते हैं, रोड पे रुक गए, गाय को देख के बोलने लगे कि जी आप गाय को खाना खिलाते हो इसलिए गाय यहाँ आती है। क्या एक मुख्यमंत्री कह सकती है? अरे गाय है इसलिए लोग खाना खिलाते हैं, क्योंकि वहां पे गाय उपलब्ध है इसलिए लोग उसको रोटी डाल रहे हैं। गाय नहीं होगी तो लोग रोटी डालेंगे नहीं। आपका काम है कि उन गायों को गलियों से उठा के गौशालाओं के अंदर जमा करना, बजाय इसके कि लोगों को कहना कि आप रोटी डालते हैं। वो तो भला हो उसका कि कोई रोटी डाल रहा है, वरना दिल्ली के अंदर 80% गायें कूड़ा खाती हैं। आप दिल्ली के किसी भी कूड़े के खत्ते पे चले जाओ, आप बदरपुर में चले जाओ, आप ईस्ट दिल्ली में चले जाओ, आप कस्तूरबा नगर में चले जाओ, साउथ एक्स में चले जाओ, चिराग दिल्ली में चले जाओ, हर जगह जहां कूड़े का खत्ता होगा वहां पे 15-20 गायें उस कूड़े के खत्ते में मुंह मार रही होती हैं। वो क्या करती हैं? मैंने तो पोस्टमार्टम कराए हैं गायों के। गायों के हाथ नहीं होते, खुर होते हैं। उनको पता होता है कि पॉलीथीन के अंदर किसी परिवार ने अपनी बासी दाल और रोटी बांध के फेंकी है कूड़े के रूप में, तो वो खोल तो सकते नहीं है गाय। वो गाय उस पूरे के पूरे पॉलीथीन को निगल जाती हैं और बाद में ये सारे पॉलीथीन इन गायों की आंतों के अंदर जमा हो जाते हैं और गायों के पेट फूल के गुब्बारे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आंतें जो है इस पॉलीथीन को ना तो बाहर निकाल पाती हैं ना डाइजेस्ट कर पाती हैं। उनके पेट के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है एंड दे डाई अ वेरी टेरिबल डेथ। बहुत बुरी और क्रूअल मृत्यु मिलती है इन गायों को। क्यों? क्योंकि आपने गाय जो हैं सड़कों पे छोड़ दी हैं। आप इनको गौशालाओं के अंदर डालना नहीं चाहते। और जितने भी गाय वाले हैं, आप इनके ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन करा लो। ये सारे के सारे लोग पॉलिटिकली अलाइंड लोग हैं। कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो नॉन पॉलिटिकली अलाइंड हो। मेरे ग्रेटर कैलाश के अंदर जितने भी गाय वाले मेरी तो उंगलियों पे हैं, सारे के सारे एक पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड हैं। सारे के सारे एक पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग के अंदर जो है नारे लगाते हुए दिख जाएंगे, झंडे उठाते हुए दिख जाएंगे। तो ये आपने क्रिएट किया हुआ है। आपको इसके लिए सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे। आपको इसमें गवर्नेंस करनी पड़ेगी। इवेंट मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा। नमस्कार सौरभ जी, मेरा नाम अमीश है। जब हम लोग करीब 2 दशक पहले विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो समाजशास्त्रियों ने ऐलान किया था कि भारत से सामाजिक आंदोलन खत्म हो गए हैं। फिर हम लोगों ने आम आदमी पार्टी देखी तो ये समझ में आया कि आंदोलन खत्म नहीं हुए, आंदोलन से राजनीति बदली जा सकती है और राजनीति बदली, सरकार बदली। दिल्ली में हमने देखा। लेकिन भाजपा ने आप लोग को एक चुनाव क्या हराया, आप लोग के कंधे झुक गए, आप लोग के अंदर का आंदोलनकारी चरित्र खत्म नजर आ रहा है। आप लोग चुनाव आयोग के सामने कह रहे हैं कि क्या करें जी, चुनाव आयोग कर दे रहा है बदमाशी। सुप्रीम कोर्ट जाने पर सवाल हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि कोर्ट जाने का क्या फ़ायदा। तो ये तो चरित्र आम आदमी पार्टी का नहीं था। क्या हुआ आम आदमी नहीं, पार्टी? आपने इतने दिनों में देख लिया कि अब इन इंस्टीट्यूशन से काम नहीं चलेगा। ये जो कोर्ट और ये जो इंस्टीट्यूशंस के आगे जो है, अरविंद केजरीवाल खूब गए। नई दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल का चुनाव हो रहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने रोज प्रेस वार्ता की और बताया कि फलां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के यहाँ 24 वोट बन गए, फलां के यहाँ 25 बन गए और अभी बने, और 10,000 वोटों को काटा जा रहा है मेरे यहाँ और इतने ही 1,000 वोट बनवाए जा रहे हैं। कहा गया इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिल लो, उन्होंने बोला डीएम साहब से मिल लो, उन्होंने बोला एसडीएम से मिल लो, उन्होंने बोला आप ऑब्जेक्शन दे दो, रिटर्न ऑब्जेक्शन दे दो। जिन जिन के वोट काटे जा रहे हैं उनकी कंप्लेंट जिसने की है उसको बुलाया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, तब काटा जाएगा। कोई नहीं आया, उसके बावजूद सारे के सारे वोट काट दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट काटने थे नई दिल्ली विधानसभा में वो काटे और जितने बनाने थे वो बना दिए। और देखिए, दिल्ली जैसे राज्य के अंदर 10-15 हज़ार वोटों से ही जीत हार का फैसला होता है। इसी तरीके की यहाँ की डेमोग्राफी है। उसके अंदर अगर आप 10,000 वोट एक पार्टी के काट दें और 10,000 वोट दूसरी पार्टी के बनवा दें, फिर तो बस लड़ाई है, आप लड़ते रहिए।
तो मेरा ये कहने का मतलब है, अब इस लड़ाई को आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और इन इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशंस के सामने नहीं लड़ सकते। ये आपको जमीन पर लड़नी पड़ेगी बिहार में लड़ाई। राजद ने कहा कि हम इस पर भी, इस विकल्प पर भी जा सकते हैं कि हम चुनाव का बायकॉट करें। जब आप लोग को लगता है कि इतनी अंधेर गर्दी मची है तो बायकॉट क्यों नहीं करते हैं आप लोग? मैं यही कह रहा हूं कि इस वक्त अपोजिशन पार्टीज इस परेशानी में हैं कि वो करें तो क्या करें। अभी ये है कि मैंने आपको जैसे दो पहलवानों का उत्तर दिया, इस लड़ाई को आपको लड़ना ही है, ये तो ऑप्शन है नहीं कि आप नहीं लड़ेंगे। अब जो एम्पायर कह रहा तुम एक हाथ से लड़ो, तो तुमने कहा कि चलो साहब हम एक हाथ से लड़ेंगे, फिर उसने बोला नहीं अब दूसरा हाथ भी पीछे करो, बिना हाथ के लड़ो, तो आप कह रहे हम बिना हाथ के लड़ेंगे, क्योंकि आप तुम अपनी टांग भी बांध लो। मगर क्योंकि आप हाथ भी हटा रहे हो, टांग भी बांध रहे हो और फिर भी आप लड़ रहे हो, तो जब आप हारोगे तो आप हारे हुए ही कहलाओगे, क्योंकि आपको ये कहा जाएगा फिर आप क्यों लड़े, आपको लड़ना ही नहीं चाहिए था। नहीं तो जब इतनी कठिन लड़ाई है, वहीं पे ही आएगी ये। देखिए मैं बता रहा हूं, आज नहीं तो कल ये लड़ाई यहीं पे आएगी कि हम नहीं लड़ेंगे, तो ठीक बात है, इतनी कठिन और लड़ाई आपको है। सड़क पे आके ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये जो है अब जो है ईवीएम पे लड़ाई लड़नी और कोर्टों में लड़ाई लड़नी धीरे धीरे जो है मुश्किल हो जाएगी। नहीं तो मैं मान रहा हूँ, अगर लड़ाई इतनी कठिन है तो उस वक्त में विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। उसी वक्त में आप इंडिया अलायंस का साथ छोड़ के अलग एकला चलो रे नीति अपना लिए। हम इस तरीके के सैद्धांतिक मामलों में विपक्ष के साथ रहे हैं, और जब हम इंडिया अलायंस में नहीं थे तब भी सबसे मजबूत आवाज़ों में संजय सिंह की आवाज़ हुआ करती थी, और आज भी जब जब आवाज़ उठाने की बात होगी हमारी पार्टी के लोग जो हैं उसमें रहेंगे। इंडिया गठबंधन में होना नहीं होना ये एक अलग तरीके का टेक्निकल है, कई सारी दिक्कतें होती हैं पार्टियों की एक दूसरे से, मगर इन सैद्धांतिक मामलों के अंदर हम लगातार, जैसे 2-3 दिन से अरुण जेटली जी के विषय में बड़ी भारतीय जनता पार्टी परेशान है, तो हमने लिखा है इस बात को कि भाई अरुण जेटली जी की मृत्यु के बाद अगर उनको कुछ कहा जा रहा है और इस पर भारतीय जनता पार्टी परेशान है तो ठीक बात है, मगर आपने तो नेहरू को भी नहीं छोड़ा, आप तो रोज कोसते हो नेहरू को। तो ऐसा नहीं है कि हम इंडिया अलायंस में नहीं है तो हम जो बात अगर कांग्रेस की ठीक है तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, हमें ठीक लगेगी तो हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। हम उस अलायंस का हिस्सा नहीं है क्योंकि उस अलायंस की कुछ अपनी मजबूरियां हैं, हम उस मजबूरियों में नहीं बंध के रहना चाहते हैं। वो जो आप तकनीकी दिक्कत की बात कर रहे हैं, कहीं वो दिक्कत ये तो नहीं कि कांग्रेस 44 सीट से 100 सीट पर पहुंच गई और आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि उस स्पेस को तो वो भर रही थी, तो कांग्रेस की बढ़ती या राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता, कहीं ये तो नहीं दिक्कत है कि आप लोग इंडिया अलायंस का साथ छोड़ दिए हैं? नहीं, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता तो और बढ़े, हमें इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, हमें इससे कोई कष्ट नहीं है। राहुल गांधी जी के साथ तो हमने अलायंस किया था, दिल्ली के अंदर 7 सीटों में हमने उनको 3 सीटें दी। अरविंद केजरीवाल उनके हर उम्मीदवार के यहाँ रोड शो करने गए, 2-2 रोड शो भी किए, कन्हैया कुमार के साथ हाथ मिला के खड़े भी हुए, गले भी मिले। ये बात और है, राहुल गांधी जी ने हमारे किसी उम्मीदवार के लिए रोड शो नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई मीटिंग करी, बट हमने उस बात को कभी नहीं उठाया क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बात के लिए कन्विंस्ड थे कि नहीं, अगर हम इस अलायंस का हिस्सा हैं तो इस अलायंस के लिए हमको सब कुछ करना चाहिए। हमने किया और हमें उस चीज़ के अंदर कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी सवाल, इस मंच से क्या आप अपने वोटर्स को या हमारे दर्शकों को ये कंफर्म बता सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से जब लौट के आए हैं तो वही पुराने वाले आंदोलनकारी अरविंद केजरीवाल बचे हुए हैं या बदल गए हैं? देखिए, मैं आपके दर्शकों को और तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों को डराने का सिर्फ एक ही अस्त्र है कि वो जेल भेज देंगे, और अगर आप इस जेल के डर से बाहर आ गए तो भारतीय जनता पार्टी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती। और भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र गलती ये रही कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेज दिया, उन्होंने संजय सिंह को भी भेज दिया और कई लोगों को भेज दिया। अब इनका डर हो गया खत्म। ये बोल रहे हैं हम साल भर रहे आए, 6 महीने और रह आएंगे, और हम अपनी पार्टी के कैडर को भी यही कहते हैं कि ले दे के तुमको सिर्फ ये यही कर सकते हैं कि तुम्हें जेल भेज सकते हैं। मान के चलो कि तुमको 2 साल अपने जीवन के जेल जाना है, मगर इनकी ऐसी की तैसी करना आप नहीं छोड़ोगे, और जेल से जब बाहर आओगे तो डबल ताकत से जो है आप इनके पीछे लगोगे, तभी आप जीत सकते हैं। सौरभ जी, 7 तारीख को राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस के तमाम एलाइज को
शायद उसमें विपक्ष की और भी पार्टियां हों, उनको डिनर पर बुलाया है कि आगे मिलकर क्या कैसे स्ट्रैटेजी तय करें। ऐसा कोई इनवाइट आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को मिला? देखिए, मेरे को तो जानकारी है नहीं, और मतलब जनरली मेरे को आता नहीं है इनवाइट। जनरली अरविंद जी या संजय सिंह जी को ही इस चीज़ की जानकारी होती है, बट मुझे अभी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है इस चीज़ की। लेकिन ये रहस्य अभी भी बना हुआ है। संजय देवी जब पिछले बार इसी मंच पर आए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि इंडिया अलायंस से आम आदमी पार्टी जो है वो अलग हो गई। तो ये रहस्य है क्या? मतलब कहाँ क्या बात हुई, क्या बात बिगड़ गई जिसकी वजह से मतलब अचानक से पार्टी अलायंस से अलग हो गई? मुझे लगता है दिल्ली के चुनाव में, देखिए ये बात आप पूरी दिल्ली में घूम लीजिए, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग ज़्यादा लोगों से मिलते हैं। इलेक्शन कमीशन को 3 पार्टियों ने बताया कि आम आदमी पार्टी को जो कैश चंदा मिला इस चुनाव में था वो 2000 रुपये, बीजेपी को मिला ही नहीं। और कांग्रेस को दिल्ली में, दिल्ली चुनाव में 42 करोड़ रुपए कैश चंदा मिला, 42 करोड़। और कैश चंदा आप 2000 रुपये से ज़्यादा ले नहीं सकते एक आदमी से। तो ऐसे कौन से लाखों हजारों लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को चंदा दिया, और ये ड्राइव कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई? तो ये कैश कांग्रेस के पास कहाँ से आया और क्यों आया, और इस कैश को कांग्रेस ने क्यों इस तरीके से दिल्ली के चुनाव में खर्च किया, किस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस की 2020 में भी 0 सीट थी, इस बार भी 0 सीट है, मगर कांग्रेस में खुशी की लहर थी इस बात को लेके कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई, आम आदमी पार्टी हार गई। तो इससे मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो कांग्रेस ने किया वो गलत था, और गलत मंशा से ही किया गया था। कई बार आपकी मंशा ठीक होती है कि आप अपना चुनाव लड़ रहे हैं अपने लिए, आपकी सीट नहीं आई तो नहीं आई, मगर वो दिखा नहीं। जिस एग्रेशन से कांग्रेस ने इस चुनाव को लड़ा, उससे दिखता है कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सीधे तौर पे दिल्ली के चुनाव में मदद की, और ये बात दिल्ली के लोगों को भी दिखती है। तो मेरा ये मानना है कि मैं पर्सनली इस चीज़ को लेके, कांग्रेस को लेके मेरे मन में काफ़ी सवाल हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसका अभी तक जो है जांच ही नहीं करा रही है। अभी तक तो जो है ईडी के अंदर बुला लेना चाहिए था इनको कि भाई ये दो हज़ार रुपये देने वाले हजारों लोग कहाँ हैं, कहीं तो होंगे। भाई हमने तो थोड़े बहुत पैसे भी इकट्ठे किए थे, तो भी हमको जो है डोनेशन के डिनर करने पड़ गए, लंच करने पड़ गए। आज तक में पूरी खबर चली कि जी अरविंद केजरीवाल ने 20,000 रुपये की लंच की थाली पे डोनेशन मांगी। भाई तरीका होता है मांगने का। या 5,000 रुपये की चाय पिलाई, हमारी बदनामी भी हुई, बट हमें पैसे इकट्ठे करने थे, हमने उस वक्त 18-20 करोड़ रुपए इकट्ठे किए ऐसे। मगर ये पैसा कहाँ से आया? और कांग्रेस के वो उम्मीदवार जिनको 3,000 और 6,000 वोट मिलने थे, उन्होंने इतना पैसा क्यों खर्च किया दिल्ली के चुनाव में? ये बात समझ के परे है। तो कांग्रेस ने ठीक नहीं किया, कांग्रेस को करना नहीं चाहिए था। और एक विपक्षी एकता के अंदर सबसे सीनियर प्लेयर होने की कुछ जो है आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, मुझे लगता है वो जिम्मेदारियां कांग्रेस नहीं निभाती। चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के साथ हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ हो, चाहे वो अन्य अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ हो, कांग्रेस इसके अंदर अपना जो है दिल छोटा रखती है। लेकिन ये बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने में मदद की ताकि आम आदमी पार्टी हार जाए, तो ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? ये क्या ट्रिगर पॉइंट था कि कांग्रेस को लगा कि बीजेपी से भी ज़्यादा बड़ी शत्रु जो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं? देखिए, कांग्रेस एक कॉम्प्लेक्स पार्टी है। कांग्रेस का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है नहीं। कांग्रेस तो अपने मतलब जीतते हुए चुनाव हार जाती है। मतलब मध्य प्रदेश में सब कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस हार जाती है। तो कांग्रेस के अंदर जो है वो, मेरे को लगता है कांग्रेस के अंदर कई छोटी छोटी बहुत सारी कांग्रेस हैं, और वो अपने अपने उनके जो है उनके अपने अपने इंटरेस्ट्स हैं, उनके अपने अपने तार जो हैं जुड़े हुए हैं। और इसको किसी भी और अलायंस पार्टनर के लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस किस तरीके से क्या फैसले करती है। ये काफ़ी टफ है उनके यहाँ।
लेकिन जिन्होंने समझने की कोशिश की उनका रिजल्ट तो बहुत अच्छा हुआ। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा स्टेट उन लोगों ने जीत लिया बीजेपी को हराकर। बिल्कुल शायद आप बिल्कुल लोगों की विलिंगनेस में कहीं कोई कमी रह गई है। हो सकता है, हम में कमी हो, ये भी हो सकता है। और आप जो कांग्रेस के कॉम्प्लेक्स होने की बात जो कर रहे हैं, उसका इशारा राहुल गांधी है या कांग्रेस एज अ पार्टी ही आप कह रहे हैं? नहीं, उसमें कई 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 समस्या है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस कांग्रेस के एक मतलब कि एक बड़े सीनियर कांग्रेसी के साथ में कुछ दिनों पहले बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ दो समस्याएं हैं, उसका एक का नाम ये है, दूसरे का नाम ये है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा यार, अब तक मुझे एक साल में करीब 12-14 कांग्रेसी मिले हैं सीनियर, वो सब इन्हीं दोनों समस्याओं का नाम लेते हैं। कहता प्रॉब्लम ये है कि सबको पता है समस्या है, बट सोल्यूशन किसी के पास नहीं है इन दोनों का। तो कांग्रेस की जो समस्या है वो सब कांग्रेसियों को पता है कि ये दो जो लोग हैं ये हमारे यहाँ समस्या है, बट उसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। सौरभ जी, अभी आप कांग्रेस को लेकर बात कर रहे थे और कांग्रेस ने एक तरीके से आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, ये आप कह रहे थे, लेकिन यही आरोप आप पर लगता है कि दिल्ली के बाहर आप जहां जाते हैं वहां आप कांग्रेस के वोट काटने के लिए जाते हैं। गुजरात में जिस तरीके से आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद भी ये कहा गया कि वहां पर आम आदमी पार्टी चुनावी इसलिए लड़ी कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सके। अब बिहार में भी आप जा रहे हैं चुनाव लड़ने के देखिए, लिए। ये लॉजिक जो था ना, ये तब तक चल जाता था जब तक लोग कहते थे कि साहब ये बीजेपी की टीम बी हैं, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। मगर अब ये लॉजिक इसलिए नहीं चलता है क्योंकि आज हर आदमी ये पलट के कहता है कि यार अगर ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे थे और बीजेपी को इतना ही फायदा पहुंचा रहे थे, चाहे गुजरात लड़के चाहे गोवा लड़के, तो बीजेपी को तो इनको सर आंखों पे बिठाना चाहिए, बीजेपी को तो इनकी फंडिंग करनी चाहिए। मगर बीजेपी तो इनके अकाउंट सीज करा रही है, बीजेपी तो इनके एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एक एक नेता को 2-2 साल तक जेल भेज रही है। तो अगर हम बीजेपी का फायदा कर रहे होते तो आज हमारी सरकार दिल्ली में भी होती और हमारे नेता जेल ना गए होते और हमारे ऊपर रोज मुकदमेबाजी नहीं हो रही होती। मगर ये बात जरूर है कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अंदर नहीं है और कांग्रेस के नेता बाहर ही हैं। हाँ, ये जरूर होता रहता है कि साहब आज सम्मन भेज दिया, आज इसको बुला लिया, आज उसे सुन लिया, मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस के किसी बड़े आदमी को इन्होंने अंदर भेजा हो। तो जहाँ तक बीजेपी से साठ-गांठ का सवाल है, वो आरोप अब हम पे चिपकेगा नहीं, क्योंकि हमने जो आहुति दी है इस लड़ाई में, मुझे लगता है कि किसी राजनीतिक दल ने इतनी आहुति नहीं दी होगी जितनी हमने दी है इस लड़ाई के लिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई चैलेंज करता है जिससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जाती है, तो वो आज भी अरविंद केजरीवाल ही हैं और ये बात सब पॉलिटिकल लोग समझते हैं। चलिए, सवालों का सिलसिला तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन क्योंकि समय की थोड़ी कमी आपके पास है, आखिर में आपसे यही जानना चाहेंगे, मंच पर आप आए, तमाम पत्रकारों ने आपसे सवाल पूछे, आपका अनुभव कैसा रहा? मगर आपके पत्रकार बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने सवाल बहुत अच्छे पूछे, सब कुछ अच्छा था, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं थी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।